मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, अब अगले चैप्टर की ओर चलते हैं और इस अगले चैप्टर के अंतर्गत जिन बातों पर चर्चा करेंगे वो पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है। लोक निगम या जन निगम। लोक निगम या जन निगम किसको बोलते हैं, इसका क्या अर्थ होता है। लोक निगम या जन निगम जो होता है संसद के विशेष अधिनियम के द्वारा पारित किया जाता है और ये वित्तीय आधार पर स्वतंत्र होते हैं। लोक निगम या जन निगम होते हैं वित्तीय आधार पर स्वतंत्र होते हैं, अपने लेखा जोखा आय व्यय का अलग वो लेखांकन या अंकेक्षण करते हैं। लोक निगम के अंतर्गत ये देखा जाता है कि सार्वजनिक स्वामित्व, सार्वजनिक उत्तरदायित्व और व्यावसायिक जो नियंत्रण होता है ये सभी का मिश्रण होता है और इन मिश्रण के आधार पर एक अधिनियम तैयार किया जाता है और वो लोक निगम की तरह कार्य करते हैं। सरकार का उद्देश्य होता है सेवा करना, जनता की सेवा करना और उसको ज्यादा से ज्यादा आगे के लिए विकास के लिए तैयार करना। जो जन निगम होते हैं या लोक निगम होते हैं उनमें लाभ का ज्यादा अंतर देखा नहीं जाता। इसमें जनता की ही सेवा की भावना से इस निगम की स्थापना किया जाता है। तो इस प्रकार से लोक निगम और जन निगम जो होता है वो एक सरकार का उपक्रम माना जाता है। संसद के द्वारा एक विशेष अधिनियम पारित करके इसका गठन किया जाता है। लोक निगम के कौन कौन सी विशेषताएं हैं इसको आइए देखते हैं। पहला है वो कृत्रिम व्यक्ति। लोक निगम जो होता है ये एक कृत्रिम व्यक्ति की तरह काम करता है। जिस प्रकार से कंपनी एक कृत्रिम होता है, कृत्रिम यानी कि एक शरीर नहीं होता, उसका हाथ पैर नहीं होता और उसका जो हड्डी मांस का बना नहीं होता, फिर भी एक व्यक्ति की तरह कार्य करता है। ये लोक निगम है, ये एक व्यक्ति की तरह कार्य करता है, तो इसीलिए इसको कृत्रिम व्यक्ति कहा गया है। बनाया गया, सरकार के द्वारा बनाया गया एक निगम होता है जिसके अंतर्गत आपका आ जाता है भारतीय जीवन निगम, सामान्य बीमा निगम, एयर इंडिया और खाद्य निगम, तेल प्राकृतिक गैस कॉरपोरेशन। ऐसे बहुत सारे जो निगम के रूप में गठन किया जाता है और कार्य किया जाता है, ये एक कृत्रिम आधार पर संचालित होते हैं। दूसरा जो आ जाता है, दूसरी लक्षण है वो है विशेष अधिनियम द्वारा निर्माण किया जाता है। लोक निगम का जब गठन किया जाता है तो उसमें संसद के द्वारा पारित एक अधिनियम के आधार पर ही ये लोक निगम कार्य करती है। इसका निर्माण का एक प्रमुख जो उत्तरदायित्व जो होता है वो संसद या विधानसभा के द्वारा पारित अधिनियम या नीति नियम के अनुसार से इसका संचालन होता है। तीसरा जो है स्वतंत्र वित्त व्यवस्था। वित्त जो व्यवस्था होता है लोक निगम में, ये बजट, सरकार का जो बजट होता है उससे हट कर रहता है। जिस प्रकार से सरकार बजट तैयार करता है उसमें इसको शामिल नहीं किया जाता लोक निगम में। इसके लिए अलग बजट या ये लोक निगम जो है अलग बजट तैयार करता है। अपने आय व्यय का जो कोष होता है वो
सरकार से अलग रूप में वो बनाया जाता है। तो स्वतंत्र वित्त व्यवस्था, जो भी खर्च है, आय व्यय है, वो अलग ये लोक निगम अपने तरीके से खर्च करती है वो। इसके बाद चौथा जो होता है वो स्वतंत्र लेखांकन। स्वतंत्र लेखांकन का मतलब ये होता है कि इसका जो लेखा जोखा है, आय व्यय है, पुस्तिका है या कोई अंकेक्षण है, ऑडिटर है, वो अपने अलग तरीके से कराता है। सरकार के द्वारा अलग लेखांकन अंकेक्षण का कार्य होता है, लेकिन ये लोक निगम होता है, उनका लेखांकन अंकेक्षण अलग प्रकार से होता है, क्योंकि इसका बजट ही अलग बनता है और बजट अलग बनने के कारण इसका आय व्यय का खर्च भी अलग किया जाता है। ये विशेषताएं इसमें लोक निगम में देखते हैं। उसके बाद में मुख्य जो उद्देश्य होता है सेवा। लोक निगम का गठन जब किया जाता है, लोक निगम का जब स्थापना किया जाता है, तो इसका मुख्य जो उद्देश्य होता है जनता की सेवा करना। जनता की सेवा करके उनको कम कीमत पर कोई भी वस्तु या सेवा प्रदान करना होता है। इसलिए इसमें लाभ का जो मात्रा है वो गौण रहता है, क्योंकि इसमें लाभ का माना नहीं होता सरकार का या निगम का, लोगों की सेवा करना है, जनता की सेवा करना ही होता है। इसके बाद में अगला जो आते हैं वो है छठवां, सार्वजनिक जवाबदेही। सार्वजनिक जवाबदेही के अंतर्गत ये माना जाता है कि जितने भी लोक निगम से जुड़े हुए हैं, जैसे कि प्रबंध से लेकर कर्मचारी है, श्रमिक है, उपभोक्ता है, ये सभी का सार्वजनिक जो जवाबदेही होता है इसमें, और सार्वजनिक रूप से इसको देखा जाता है। ये विशेषताएं लोक निगम के गठन के समय देखा जाता है, इसलिए इसकी विशेषताओं में उसको जोड़ दिया गया है। इसके बाद में आते हैं, इस विशेषता के बाद में लोक निगम की विशेषताएं समझने के बाद में आ जाते हैं हम लाभ, महत्व। लोक निगम की स्थापना से क्या लाभ हुआ है या क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है लोक निगम, इसको देखते हैं। तो पहला है प्रबंधकीय लोच। प्रबंधकीय लोच या वित्त संबंधी लोच। लोच इसलिए है क्योंकि इसमें कई प्रकार के वित्तीय जो प्रबंध है, वित्तीय प्रबंध के लिए स्वतंत्र होते हैं। प्रबंधकीय कार्य के लिए लोक निगम है वो स्वतंत्र होते हैं, इसलिए ये परिवर्तन आसानी से किया जा सकता है। लोच मतलब कई बार बता चुका हूं मैं, परिवर्तन, ये इसमें लाभ होता है या महत्वपूर्ण माना जाता है लोक निगम में। इसमें सरकार की ओर ताकने की जरूरत या सरकार की कोई भी निर्णय के इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करती है लोक निगम, और यहाँ पर वित्तीय व्यवस्था में परिवर्तन करना या प्रबंधकीय व्यवस्था में परिवर्तन करना ये आसान हो जाता है, इसलिए इसको वित्तीय और प्रबंधकीय लोच कहा जाता है, महत्वपूर्ण माना जाता है इसीलिए। उसके बाद में स्थायित्व। स्थायित्व रहता है क्योंकि ये अपने तरीके से कार्य करता है। लोक निगम का गठन या अधिनियम पारित हो जाने के बाद में ये स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं या स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाली ये संस्था है लोक निगम, इसलिए इसमें कार्य की प्रगति निरंतर बढ़ती है और कार्य की प्रगति निरंतर चलते रहती है, इसके कारण इसमें स्थायित्व बना रहता है। अस्थायी प्रकार का ना होकर ये स्थायी, और स्थायी होने के कारण यहाँ के प्रबंधक, कर्मचारी और उपभोक्ता सभी इसमें जुड़े रहते हैं।
ये लाभ होता है लोक निगम से। इसके बाद में फिर तीसरा जो है प्रबंध में कुशलता। लोक निगम जो होता है प्रबंध की कुशलता इसलिए माना जाता है क्योंकि जो विशेषज्ञ है या सलाहकार होता है उनके लिए वेतन निर्धारित करते हैं। लोक निगम प्रबंधक या विशेष सलाहकार की नियुक्ति समय समय पर करते रहते हैं और उनके लिए वेतन, पारिश्रमिक या भत्ते का इंतजाम करते रहते हैं। इसलिए लोक निगम बहुत महत्वपूर्ण, या वहां पर लोक निगम की जो कार्य प्रणाली है, प्रबंध की कुशलता बने रहती है इसमें। उसके बाद में चौथा जो है संसदीय नियंत्रण। संसदीय नियंत्रण भी इसमें रहता है क्योंकि लोक निगम तो वैसे भी सरकार के एक विशेष सत्र बुलाने संसद या लोकसभा के द्वारा बुलाया जाता है और उसमें संसदीय नियंत्रण या किसी भी प्रकार के मंत्री या कोई भी विधायक इस पर नियंत्रण करते हैं। और नियंत्रण होने के कारण, संसदीय नियंत्रण होने के कारण इसकी कार्य की जो प्रणाली है वो अच्छी तरह चलती है। ये लाभ होता है लोक निगम से। उसके बाद में पांचवा जो है जनता के जीवन स्तर में सुधार या जनता के जीवन स्तर में वृद्धि हो जाती है। लोक निगम के द्वारा जनता की सेवा, जनता की भलाई या जनता के हित के लिए कार्य करती है और जनता के हित के कार्य के लिए या उपभोक्ताओं के हित के लिए कार्य होने से आम जो जनता है उनका जो जीवन स्तर है उसमें वृद्धि होती है, उनका जीवन स्तर बढ़ता है और उस देश की विकास में जनता के जीवन स्तर बढ़ना एक मायने रखता है। तो इस प्रकार से लोक निगम जो होता है बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जनता के हित भलाई के लिए कार्य करते रहती है। समय समय पर उनके एक उत्पादन या वस्तु को सामने लाते रहती है। छठवां जो होता है वो है सामूहिक हितों को प्रोत्साहन। सामूहिक हितों को हमेशा प्रोत्साहन देते रहती है, जैसे कि उपभोक्ता है, श्रमिक है या कोई भी उस निगम में कार्य करने वाले कर्मचारी है, सारे समूह को सामूहिक रूप से उनके हितों की ध्यान दिया जाता है। चाहे एक मजदूर के लिए पारिश्रमिक हो, एक कर्मचारी के लिए वेतन वृद्धि हो या पदोन्नति संबंधित हो, एक उपभोक्ता को एक अच्छी सेवा, एक अच्छे कोई भी वस्तु, गुणवत्ता वाली वस्तु प्राप्त करना हो। तो इस प्रकार से ये लोक निगम इसी उद्देश्य से वो काम करती है जिससे ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो अभी आपके सामने देखा गया कि विशेषताएं क्या है लोक निगम के और उसके लाभ महत्व क्या है। अब चलते हैं आगे, इसके दोष या हानि कमी कौन कौन से है, लोक निगम से क्या हानियां होती है या उसके दोष क्या है या उसमें कौन कौन सी कमी पाई जाती है, उससे संबंधित यहाँ पर देखते हैं। तो पहला पॉइंट है स्थापना कठिन होता है। लोक निगम या जन निगम होता है उसकी स्थापना सरल नहीं है क्योंकि एक विशेष संसद के विशेष अधिनियम के द्वारा पारित किया जाता है और एक संसद के विशेष अधिनियम पारित होने में समय बहुत लगता है। कोई भी अधिनियम पारित होता है तो उसके लिए एक प्रस्ताव लाया जाता है, प्रस्ताव के बाद में फिर उस पर सभी विधायकों का जो हस्ताक्षर या सांसद का हस्ताक्षर, फिर उसके बाद में राष्ट्रपति के द्वारा अंतिम उस पर मुहर लगना। तो ऐसे बहुत सारा पेचीदा काम होता है, कठिन कार्य होता है ये लोक निगम की स्थापना करना। ये दोष या हानि या कमी देखने को मिलता है।
दूसरा जो आता है वो है लोचहीन संगठन। लोचहीन संगठन भी माना जाता है, क्योंकि लोचहीन संगठन इसलिए है कि संसद के द्वारा पारित जो अधिनियम होता है, कोई भी अधिनियम जब पारित किया जाता है तो पारित हो जाने के बाद में उसको अगर संशोधन किया जाए तो सामान्य बात नहीं है। उस अधिनियम में परिवर्तन करना है तो वो सामान्य बात नहीं है, वो एक जटिल कार्य हो जाता है। उसमें संशोधन करना, उस अधिनियम में परिवर्तन करना बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि संसद की बैठक बुलाएंगे तो उसमें एक कोरम या एक निश्चित मात्रा में उन सदस्यों की उपस्थिति या आगे राष्ट्रपति के पास जाना, तो इस प्रकार से बहुत सारे पेचीदा काम होता है उसमें परिवर्तन लाने के लिए। इसलिए लोचहीन इसमें संगठन कहा गया है इसको। तीसरा जो है सरकारी हस्तक्षेप। सरकारी हस्तक्षेप क्योंकि संसद के द्वारा पारित किया जाता है और संसद में सरकार के जो प्रतिनिधि होते हैं और सरकार के प्रतिनिधि मंत्री विधायक जो होते हैं वो समय समय पर परिवर्तन के लिए कई प्रकार के नियम बनाते रहते हैं, जिससे समय और धन की बर्बादी होते रहता है। इसलिए कहा गया है कि सरकारी हस्तक्षेप, इसमें सरकारी हस्तक्षेप होने के कारण समय धन की बर्बादी होना, इसलिए जो लोक निगम है ये ठीक नहीं है, ऐसा माना जाता है। चौथा जो है शिथिल प्रशासन। शिथिल प्रशासन या कमजोर प्रशासन कहा जाता है। कमजोर प्रशासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें लाभ का उद्देश्य नहीं होता, जनता की सेवा ही करना होता है और जनता की सेवा करने के कारण इसमें कर्मचारी प्रबंधक ज्यादा ध्यान नहीं देते, इसलिए जो कार्य की प्रणाली वो शिथिल या कमजोर हो जाती है। ये कमियां या ये दोष हानि इसमें देखने को मिलता है। पांचवा जो है वो है अंकेक्षण नियंत्रण का शिकंजा। अंकेक्षण या ऑडिटर जो होता है उनका शिकंजा बना रहता है, क्योंकि ये लोक निगम जो होता है वो किसी प्राइवेट सेक्टर से अंकेक्षण नहीं कराया जाता। इसके अंकेक्षण के लिए सरकार के द्वारा एक महालेखाकार जो होता है उनके माध्यम से इनके आय व्यय से संबंधित लेखा जोखा का कार्य या अंकेक्षण का कार्य होता है, जिसमें उस महालेखाकार का एक शिकंजा होता है, दबाव होता है उसमें, इसलिए इसमें देर होने की संभावना बने रहता है। ये दोष या कमियां इसमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से लोक निगम क्या है, लोक निगम के जो विशेषताएं, लक्षण और उसके लाभ महत्व क्या है और उसमें क्या कमियां या हानियां हो सकती है, इसके बारे में आज के चैप्टर में हम लोग समझे हैं। अगले चैप्टर में और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।